Dear students, good morning. Dear students, today we are doing the chapter Empire Across Three Continents, and we are starting from the page number 64. तो let us continue, dear students. तो अभी हमारा टॉपिक है द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस. क्राइसिस तो आप सबको पता ही होगा ना, प्रॉब्लम्स. तो देखो, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी जो थे वो तो पीसफुल थे, दैट इज़ अर्ली. हम उन्हें कंसिडर करेंगे अर्ली सेंचुरीज़ में, ठीक है. यानी कि अर्ली एम्पायर हम उसे बोलते हैं, अर्ली एम्पायर रोम का, फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी. और लेट एम्पायर में हम किसे कंसिडर करते हैं? देखो, एक तो हो गया अर्ली एम्पायर, वो होगी फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी. दूसरा है लेट एम्पायर. लेट एम्पायर में हम पढ़ेंगे अबाउट द थर्ड सेंचुरी, ठीक है. तो यहाँ पे है थर्ड सेंचुरी की प्रॉब्लम्स, कि थर्ड सेंचुरी में कौन कौन से क्राइसिस आए रोम साम्राज्य पे, ये हमने पढ़ना है. तो लेट अस स्टार्ट बेटा. देखो, द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरीज वर बाय एंड लार्ज अ पीरियड ऑफ पीस. ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में काफ़ी हद तक पीस थी, शांति थी, ठीक है. प्रॉस्पेरिटी थी, खुशहाली थी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन थी. आर्थिक तौर पे भी जो रोम साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ था फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में. पर जो थर्ड सेंचुरी थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स लेके आई, इंटरनल स्ट्रेन्स. इंटरनल स्ट्रेन्स क्या होता है? आर्थिक देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई थी थर्ड सेंचुरी में. कौन कौन सी मुश्किलें हो गई थी? फ्रॉम 230 के आसपास ये जो एम्पायर था, रोम एम्पायर था, फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स. कई मुद्दों के ऊपर साइमल्टेनियसली एक साथ उलझ गया. यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ कोई एक वॉर देखनी पड़ गई, कई समस्याएं एक साथ आ गई. देखो, अगर कोई समस्या अकेली आती है तो उससे निपटा जा सकता है, पर थर्ड सेंचुरी में 230 से लेके रोम में कई जगह से फाइटिंग करनी पड़ी. रोम को अलग कई मोर्चों से लड़ना पड़ा. देखो, वो कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी दिक्कतें थी रोम को, वो मैं आगे बढ़ाती हूँ आपको. जब हमने चैप्टर शुरू किया था ना बेटा, मैंने आपको तभी बताया था कि रोम को हम डिस्कस कर रहे हैं, पर ईरान को हमने भूलना नहीं है. अगर यूफ्रेटिस रिवर्स के इस तरफ रोम का एम्पायर है तो इस तरफ ईरान भी डेवलप कर रहा है. चाहे हमने ईरान के बारे में नहीं पढ़ा, पर ईरान अब एक मेजर राइवल है, दुश्मन है रोम का. तो सबसे बड़ी चीज़ जो क्या हुई वो ये हुई कि ईरान में एक बहुत ही एग्रेसिव डायनेस्टी, गुस्से वाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आ गई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा आ गया ईरान में, जिसने कि अपने राज्य का बहुत विस्तार किया. ये बात है 225 की. दे कॉल्ड देमसेल्फ, उस ईरान के किंग्स का नाम था, उस डायनेस्टी का नाम था ससानियंस. ससानियन डायनेस्टी आई और इस डायनेस्टी ने 15 सालों के बीच ईरान को यूफ्रेटिस रिवर्स तक फैला लिया. यानी कि ईरान की बाउंड्रीज़ को बहुत यूफ्रेटिस रिवर्स तक इन्होंने एक्सपैंड कर लिया, आगे तक ले आई. और इस चीज़ की आप एक चीज़ देखो, आपको इंस्क्रिप्शन तो पता ना क्या होता है, जब चट्टानों के ऊपर कुछ लिखा जाता है, ठीक है ना. तो उस टाइम पता क्या था बेटे, जो राजे महाराजे होते थे वो चट्टानों के ऊपर खुदवा देते थे अपनी खासियतें. अगर उन्होंने किसी लड़ाई में कुछ जीता है या कहीं किसी ब्राह्मण को बहुत बड़ी कोई ज़मीन दान में दी है, तो वो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखवा देते थे. तो एक ईरान का राजा है शाहपुर वन, वो ईरानियन रूलर है. उसने एक इंस्क्रिप्शन के ऊपर ये लिखवाया है कि हमने 60,000 रोमन आर्मी के लोगों को एनिहिलेटेड होता है, मार दिया है, और हमने रोम की कैपिटल एंटियोक को भी जीत लिया है. रोम की जो कैपिटल है एंटियोक, उसे भी जीत लिया है. अगर इस इंस्क्रिप्शन को सच माना जाए तो इससे तो साबित ही होता है कि ईरान का प्रेशर रोम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. हो सकता है रोम की सचमुच में 60,000 की आर्मी को ईरान वालों ने मार दिया हो, क्योंकि ये चीज़ हमें इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी हुई मिली है. और एक तो ये समस्या हो गई है थर्ड सेंचुरी में कि ईरान स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, रोम के लिए समस्या होगी ना. अब दूसरी समस्या रोम के लिए क्या है? वो है जर्मेनिका ट्राइब्स. जर्मनी के कुछ ट्राइबल ग्रुप हैं जिन्होंने ट्राइबल कॉन्फिडरेसी बना रखी है. ट्राइबल कॉन्फिडरेसी का मतलब है कई ट्राइब्स ने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया. एल्मीनियन, फ्रैंक्स, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने मिलके अपनी एक कॉन्फिडरेसी बना ली, अपना एक ग्रुप बना लिया. और ये ग्रुप बना के
रिहान और दिनुबा रिवर्स तक इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो ऑब्वियसली ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई रोम के सामने कि जो जर्मेनिका ट्राइब के लोग हैं वो भी हमले कर रहे हैं। ऊपर से ईरान के जो राजे हैं ससानियंस हैं वो भी हमले कर रहे हैं, ठीक है। और एंड द होल पीरियड 233 से लेकर 280 तक लगातार रोम के ऊपर इन्वेशंस ही होती रही, हमले ही होते रहे, ठीक है। ब्लैक सी से लेके एल्प्स एंड साउथर्न जर्मनी तक सब तरफ से रोम के ऊपर हमले होते रहे। जो रोम था वर फोर्स टू अबैंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द दिनुबा। रोम को अपनी काफ़ी ज़मीन दियोबा से दूर जो थी वो छोड़नी पड़ी। दिनोबा एक रिवर है, ठीक है। और ये जो एम्परर थे, जो राजे थे रोम के, वो लगातार हारते चले जा रहे थे। और इनके हारने की रीज़न पता क्या था? और एक और दिक्कत थी रोम की, जो अगला पॉइंट है, वो दिक्कत थी सक्सेशन ऑफ एम्परर। 3rd सेंचुरी के बाद रोम में कोई राजा टिक ही नहीं रहा था। आप ये देख लो कि 25 एम्परर आए 47 ईयर्स में। कोई, इसका मतलब है कि कई राजाओं ने तो 2 साल भी नहीं रहे वो राजा। अगर इतना कम टाइम कोई राजा रहेगा तो लॉ क्या बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या संभाल लेगा? 2 साल में तो कुछ पता ही नहीं चलता। 47 सालों में 25 राजे बदल गए रोम के। तो ये ऑब्वियस है कि इतने कम टाइम में जो एम्परर है वो फेस नहीं कर सकता इतने स्ट्रेंस, इतनी ज़्यादा मुश्किलें। रोम को 3rd सेंचुरी शुरू होने पर ही, 3rd सेंचुरी की शुरुआत में ही उसे इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर, ठीक है। जेंडर क्या होता है कि गर्ल, वुमेन, मैन, ये दैट इज़ जेंडर। लिटरेसी क्या होता है? पढ़े लिखे होना। और कल्चर देश का, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोमन सोसाइटी के बारे में कि रोमन सोसाइटी थी कैसी। तो रोमन सोसाइटी जो थी बेटा वो न्यूक्लियर फैमिली थी। उसमें न्यूक्लियर फैमिली मतलब कि जो बच्चा है वो बड़ा होने के बाद पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, दैट इज़ न्यूक्लियर फैमिली। जो एडल्ट सन है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं रहता, वो अलग घर लेके रहता है। एंड इट वॉज एक्सेप्शनल, कहते ये बात तो बहुत ही एक्सेप्शन है, बहुत ही कम है कि जो अडल्ट ब्रदर है, जो भाई हैं आपस में, वो इकट्ठे एक घर में रहे। जैसे देखो इंडिया में तो ये कॉमन चीज़ है ना, भाई भाई एक घर में रहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। पर वहाँ रोम में ये चीज़ एक्सेप्शनल थी, बहुत ही ख़ास थी कि अगर कोई भाई अपनी मतलब फैमिली के साथ, कई भाई इकट्ठे रहें, ऐसा नहीं होता था। और पर एक बात है, रोम में जो स्लेव्स थे ना, जो गुलाम होते हैं, उनको फैमिली ही समझा जाता था। रोम में स्लेव्स को, गुलामों को फैमिली की तरह रखा जाता था। बाय द लेट रिपब्लिक, जब 1st सेंचुरी BCE की बात है, जो मैरिजेस थी, टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज ओनली वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी। ये बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी बात है रोमन सोसाइटी की कि मैरिजेस में वाइफ को अपनी अथॉरिटी हस्बैंड को ट्रांसफ़र नहीं करनी। अगर वाइफ अपना घर से कुछ लेके आई है अपने पेरेंट्स की फैमिली से, उसे प्रॉपर्टी मिली है, तो उसने वो हस्बैंड को ट्रांसफ़र नहीं करनी, बल्कि उसके फुल राइट्स होते थे अपनी नेटल फैमिली की प्रॉपर्टी पे। जो उसकी पिता पुरखी प्रॉपर्टी है, वुमेन को जो प्रॉपर्टी उसके फादर से मिली है उस पर वुमेन के राइट होते थे, उसे वो प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र नहीं करनी होती थी। अगर वुमेन को डॉरी मिली है, दहेज मिला है शादी के टाइम में, वो शेयर हो जाएगा हस्बैंड के साथ। पर जो वुमेन को प्रॉपर्टी अपने फादर से मिली है एज आ उत्तराधिकारी, हेयर के तौर पे, वो प्रॉपर्टी वुमेन के पास ही रहेगी। वो प्रॉपर्टी वुमेन को तब मिलेगी जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी। फादर की डेथ के बाद वो वुमेन इंडिपेंडेंटली उस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी। तो ये रोम की सोसाइटी की एक अच्छी बात थी कि रोमन जो वुमेन है उसे सारे लीगल राइट्स थे। देखो लीगल राइट्स बहुत ही कम मिलते हैं वुमेन को, अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के, खरीदने के, बेचने के सारे लीगल राइट वुमेन के पास थे। यानी कि मैरिड कपल जो है, अब हमारे यहाँ तो क्या होता है, मैरिड कपल है, हस्बैंड के नाम है प्रॉपर्टी, वाइफ के नाम है, कोई फ़र्क ही नहीं। तब ऐसा नहीं था। मैरिड कपल की फाइनेंशियल एंटिटी अलग अलग थी, दोनों को फाइनेंशियली अलग अलग समझा जाता था, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती थी। द वाइफ इंजॉयड, वाइफ को कंप्लीट लीगल राइट्स, लीगल इंडिपेंडेंस मिली हुई थी उस टाइम। और डिवोर्स लेना भी काफ़ी आसान था।
एंड डिवोर्स लेने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ एक नोटिस ऑफ इंटेंट देना है। नोटिस ऑफ इंटेंट मतलब, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, कि हम ये बताना कि हमारा पक्का इरादा है भी हमने डिवोर्स लेना है। तो डिवोर्स हो जाता था, मैरिजेस डिज़ोल्व हो जाती थी, हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हो जाते थे। ऑन द अदर हैंड वेयर एज मेल मैरिड इन देयर लेट 20s एंड 30s, कहते मेल की मैरिज तो होती थी अर्ली 30s में या लेट 20s में, 29-30 साल में, जबकि वुमेन की मैरिज होती थी 19 और 20 ईयर के आसपास। तो दोनों की एज में काफ़ी गैप है, 10 साल के आसपास का गैप होता था दोनों की एज में। मैरिजेज जो हैं वो अरेंज्ड होती थी, माता पिता मैरिजेस को तय करते थे। और वुमेन पर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि चाहे वुमेन को लीगल राइट है, चाहे वुमेन की अपनी प्रॉपर्टी है, फिर भी डोमिनेट हस्बैंड ही करता है घर में, क्योंकि एज गैप भी बहुत है, 10-12 साल बड़ा है हस्बैंड वाइफ से। जो ने एक आस्टीन है, एक पर्सन है आस्टीन, वो ना बाद में एक संत बन गए थे आस्टीन। उन्होंने ना मतलब वो ज़्यादातर उन्होंने अपना जीवन नॉर्थ अमेरिका में बिताया था। उन्होंने एक बुक में लिखा था अपनी मदर के बारे में कि उनकी मदर को पीटा जाता था उसके फादर के द्वारा। एंड इससे साबित होता है कि उस टाइम डोमिनेंट तो मेल ही करता था, चाहे वुमेन के पास लीगल राइट थे, चाहे वुमेन के पास अपनी प्रॉपर्टी थी। तो उस बुक में उस चीज़ में उन्होंने लिखा है कि उसकी वाइफ की ही उसकी मदर की ही पिटाई नहीं होती थी, कि हमारे स्मॉल टाउन में सारी वाइफ्स की पिटाई होती थी और सब एक दूसरे को अपनी अपनी ब्रशेज़, अपनी अपनी चोटें दिखाती थी सारी औरतें एक दूसरे को। फादर जो था उसका पूरा लीगल कंट्रोल होता था अपने बच्चों के ऊपर में, और कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल होता था फादर का अपने बच्चों के ऊपर में। यहाँ तक कि फादर को लीगल पावर भी दी हुई थी कि अगर वो चाहे तो लाइफ दे अपने बच्चे को, चाहे ना दे। लाइफ और डेथ देना, बच्चे को पालना है, पोस के बड़ा करना है या नहीं, ये फादर को लीगल राइट मिला था। अगर कोई बच्चा अनवांटेड लगता है फादर को जन्म के बाद, तो वो उसे ठंड में छोड़ देता था फादर मरने के लिए, कि मुझे नहीं पालना तो नहीं पालना। यानी कि फादर को अपना राइट होता था कि उसे अपने बच्चे को पालना है या नहीं पालना। ठीक है, आगे हम लिटरेसी के बारे में पढ़ते हैं बेटे।